हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 2 फरवरी 2024। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन द हिंदू। उससे पहले मैं इस पेपर में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, मज़ा आएगा आपको देख के। जस्ट अ मिनट। ये इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए आप। बजट आया था अभी, है ना, 1 तारीख को। तो ये दो किसान हैं, ठीक है, हमारे अन्नदाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल के हैं, दिनाजपुर के। ये सुन रहे हैं अपने रेडियो पे बजट, जो कि आजकल के युवा दिल्ली मुंबई में रहने वाले, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने वाले हैं ना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने वाले, बजट नहीं पढ़ते ना देखते। यहाँ पे हमारे फार्मर्स तक बजट सुन रहे हैं। वो है ना, जो हमने एक पिक्चर बना रखी है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं, उनको मतलब नहीं है कोई बजट से, है ना। तो दिस पिक्चर शोज कि ऐसा नहीं है। ठीक है, सोसाइटी में ऐसे भी फार्मर्स हैं जो बजट सुनते हैं, ठीक है, ऑन देयर रेडियो, भले उनके पास फ़ोन नहीं है। क्लियर, मुझे बस यही दिखाना था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना द हिंदू डिस्कशन। तो आज का क्या है कि पहले 4-5 पेजेस में सारा बजट दिया गया है। ठीक है, तो हम एज यूजुअल करते हैं, पहले साइंस सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट वाला, ठीक है, उसके बाद एडिटोरियल, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस सेक्शन में। ठीक है, तो साइंस सेक्शन में आज कौन सा आर्टिकल आया है? टुडेज आर्टिकल इन साइंस सेक्शन इज अ टच ऑफ सन, द इम्पैक्ट ऑफ हीट इवेंट्स ऑन चिल्ड्रन। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना अर्थ का, उसका इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे क्या हो रहा है, बच्चों पे। मतलब जो बच्चे 1 साल से लेके 15-16 साल तक की उम्र के हैं ना, उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी बारे में ये आर्टिकल है। चलिए देखते हैं आर्टिकल क्या कहता है। तो व्हाट डज दिस आर्टिकल से? ठीक है, आर्टिकल में ये लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसकी वजह से हीट बढ़ रही है। मतलब हीट वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट। आपने देखा होगा इंडिया में भी कई ज़्यादा हीट वेव्स आते हैं। ठीक है, पिछली साल जो 2023 थी, वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मोस्ट हॉटेस्ट ईयर घोषित की है। ठीक है, तो हीट वेव्स हुई। ठीक है, हीट वेव का जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, उससे अगर 4-5 डिग्री बढ़ के टेम्परेचर हो जाए ना किसी भी दिन, तो उसको हीट वेव घोषित कर दिया जाता है कि हाँ हीट वेव आ गई है। ठीक है, 4-5 डिग्री, मतलब अगर आज का टेम्परेचर 32 है, ठीक है, 37 है, नॉर्मल है, अगर 40 है, ऑलरेडी हाई है, ठीक है, समर्स में, अब वो 40 से एकदम से 45-46 हो जाए ना, एक ही दिन के गैप में, 2 दिन के गैप में, ठीक है, तो उसको हीट वेव बोलते हैं। क्लियर है हीट वेव क्या है? तो ये जो स्टडी हुई थी ना, ये हार्वर्ड में हुई थी। ठीक है, तो इस हार्वर्ड की स्टडी में क्या कंक्लूजन निकला है कि जो चिल्ड्रंस है ना, उनका बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, वो इतना डेवलप्ड नहीं होता है कि वो इस हीट को अडेप्ट कर पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये हीट उन पे इंपैक्ट डालती है, और इस इंपैक्ट की जो परिणाम है वो ये होता है कि उनकी लर्निंग, ठीक है, उनका जो मेंटल कैपेबिलिटी है, उनका दिमाग का विकास, वो खतरे में पड़ जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, उनकी स्लीप क्वालिटी इंपैक्ट हो जाती है। ठीक है, उनका मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ जो है वो भी इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या इंपैक्ट हो जाता है, क्लियर है? ठीक है, तो इस रिपोर्ट में एक तो ये बात मेंशन थी, और इस रिपोर्ट में फिर एंड में ये भी मेंशन है कि इस हीट से बचने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। क्लियर है? रिपोर्ट में क्या लिखा है इस पैरा में था। क्लियर है? अब देखते हैं प्रॉब्लम आ कहां रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सट्रीम हीट इवेंट है ना, ये हीट के जो वेव्स आ रहे हैं ना, ये बच्चों पे और यंग चिल्ड्रन पे इंपैक्ट ज्यादा डालते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, तो वो बहुत ही जल्दी उनकी बॉडी हीटअप हो जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी, मोर क्विकली। ठीक है, और वो एडल्ट भी नहीं है, ठीक है, ताकि वो खुद ये प्रिकॉशंस ले सके उनकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए। अब छोटा बच्चा है 2 साल का, अगर उसकी बॉडी हीट हो गई, वो आपके किसी भी बाहर आंगन में है या कॉरिडोर में बैठा हुआ है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी बॉडी में हीट बढ़ गई, तो वो खुद से चल के एसी वाले रूम में नहीं आ सकता ना, या खुद से पानी की बोतल उठा के पानी नहीं पी सकता ना। तो ये दिक्कत है। एडल्ट में ऐसा नहीं है, एडल्ट में भी हीट दिक्कत देती है, बट वो एसी रूम में चले जाएंगे, पानी पी लेंगे, ठीक है, अपने आप को कूलिंग करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स ले लेंगे। बट इन्फेंट में ऐसा नहीं है, उनको हमें 24 घंटे लुक आफ्टर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये हीट इंपैक्ट कैसे करती है ह्यूमंस को? ठीक है, ये हीट इंपैक्ट करती है वेरियस ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के, जो कि यहां मेंशन्ड है। मैं आपको एक एक समझाऊंगा। जो ओवरऑल बॉडी है, वो जब हीट बहुत ज्यादा एक्सेसिव होती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है? वो कैसे रिएक्ट करती है, वो क्या करती है, बॉडी अपने टेम्परेचर को कम करने के लिए पसीना निकालती है। ठीक है, बॉडी से पसीना निकलेगा, और उस पसीने का जब इवापोरेशन होगा ना आपकी स्किन से, तो वो आपकी स्किन का टेम्परेचर लेके वो पानी जो पसीना है आपका, वो इवापोरेट होगा एनवायरमेंट में। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी की हीट ट्रांसफर हो जाएगी इवापोरेशन के फॉर्म में इन्वायरमेंट में, इससे आपकी बॉडी को कूलिंग मिल जाएगी। ये पूरा पसीने मतलब स्वेट कूलिंग का पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, एक तो स्वेट निकलेगा बॉडी में, क्लियर है, उससे कूलिंग कैसे होगी मैंने समझा दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको चैपरॉन्स कहते हैं। ठीक है, चैपरॉन्स
ये प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका नाम क्या रखा है? हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं मैं बताऊंगा अभी, जस्ट वेट। बॉडी का जो हर एक सेल है, ठीक है, उसमें हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये वैरायटी जो अदर प्रोटीन्स हैं जो हीट को ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, जो अदर टाइप के प्रोटीन्स हैं, उनको ये हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसमें से हीमोग्लोबिन भी हो गया। हीमोग्लोबिन को भी हीट शॉक प्रोटीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बाहर की इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। फिर ये हीट शॉक प्रोटीन जो है ना, ये छोटे समय के लिए ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको हीट शॉक से। अगर ये हीट लगातार 10 दिन 12 दिन 15 दिन चलती रही ना, तो ये हीट शॉक जो प्रोटीन है ये खुद ही ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, खुद खत्म हो जाएंगे, प्रोटेक्ट करते करते खुद ही खत्म हो जाएंगे। अगर ये खत्म हो गए, फिर आपके जो इनर प्रोटीन्स है ना, जो खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाते बाहर की हीट से, वो भी डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, ठीक है। तो इससे आपका ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, क्लियर है। अब ब्रेन कैसे इंपैक्ट होता है? ब्रेन क्या करता है? ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये बाहर के टेम्परेचर को बॉडी की स्किन के थ्रू सेंस करता है, ठीक है, सेंस करता है बाहर के टेम्परेचर को, सेंसिंग टेम्परेचर, ठीक है। बाहर के टेम्परेचर को ये सेंस करता है, फिर माइंड को ये सिग्नल पहुंचाता है कि बाहर का टेम्परेचर बॉडी की टेम्परेचर से बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। इसलिए बॉडी को कूल रखने के लिए आपको स्वेट, जो ग्लैंड्स है बॉडी के अंदर, जो स्वेट मतलब जो पसीना छोड़ते हैं ना, जो ग्लैंड्स, जो बॉडी के इनर पार्ट में जो ग्लैंड्स हैं वो जो पसीना छोड़ते हैं, उनको एक्टिवेट करिए आप। देन माइंड सिग्नल्स दीस स्वेट ग्लैंड्स टू रिलीज स्वेट, मतलब पसीना फिर निकलना स्टार्ट होता है। ये ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है। अब स्किन और गट कैसे रिएक्ट करती है हीट से? स्किन में क्या होता है, जब हीट बॉडी को मिलती है ना बाहर की एनवायरमेंट से, तो उसको बचने के लिए स्किन के जो पोर्स है ना, जो स्किन में छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स, वो बड़े हो जाते हैं। स्किन ओपन्स, ठीक है, वो बड़े हो जाते हैं ताकि पसीने का जो इवापोरेशन है ना, वो बहुत ही जल्दी से हो पाए और बॉडी कूल रहे, ठीक है। स्किन अपने पोर्स ओपन कर लेती है, ठीक है। और जो गट, आपकी स्टोमक में जो गट है ना, आपके पेट में जो गट है, उसमें क्या होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, वहां पे लीकी बैक्टीरिया जो है ना, उनको वो बाहर की जो लेयर होती है ना गट की, वो अलाउ कर देती है पैसेज, मतलब वो पास थ्रू कर सकते हैं आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से। मतलब टेम्परेचर अगर बॉडी में बढ़ा तो आपकी गट लाइनिंग में, ठीक है, गट की बाउंड्री में बैक्टीरियाज का एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में जाना अलाउड हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, क्योंकि ये हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते, मतलब चांसेस हैं कि हार्मफुल बैक्टीरिया भी पास थ्रू कर सकते हैं आपकी गट से आपकी बॉडी में, जो डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट एंड अदर मसल्स कैसे काम करते हैं हीट में? जब ज्यादा हीट होती है ना, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। क्लियर है आपको? बस इतना ही है, इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी से शरीर में जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, वो थिक हो जाता है, ठीक है। जब ये खून थिक हो जाएगा ना, तो ये जो आपकी आर्टरीज में, जो आपकी नसें हैं, इनमें जो ये खून बहता है ना, ये फिर कहीं ना कहीं क्लॉट करेगा, ठीक है, थक्का सा बनाएगा, जो कि आपके हार्ट पे प्रेशर डालेगा कि और ज्यादा पंप करो, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड रुक गया ना, थक्का बन गया, तो ये हार्ट को और प्रेशर डालेगा। इस चक्कर में ये हार्ट इतना प्रेशर नहीं झेल पाए ना आपका, तो ये हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दिस कैन रिजल्ट टू हार्ट रिलेटेड डेथ। क्लियर है? सारे ऑर्गन्स के देख लिया हमने, ठीक है। बॉडी की, ह्यूमन बॉडी के हर एक ऑर्गन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हीट का, देख लिया। अब प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्रेग्नेंट वुमेन अगर जो है ना, वो अगर हाई टेम्परेचर में ज्यादा दिन तक रही, तो उसका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ पे? प्लेसेंटा में। आपको पता है कि जब बेबी मदर की यूट्रस में होता है ना, तो ये जो प्लेसेंटा है ना, ये ही इसी के थ्रू सारे न्यूट्रिशन, सारी चीजें बेबी तक पहुंचाई जाती है मदर की बॉडी के थ्रू। अगर इसमें ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया ना प्लेसेंटा में, तो बेबी का न्यूट्रिशन जो है ना, वो बहुत ही कम पहुंचेगा, ठीक है, मदर की बॉडी से, ठीक है। क्लियर है? डिहाइड्रेशन हो जाएगा मदर को, ठीक है, विच कैन रिजल्ट इनटू प्री मैच्योर बर्थ। मतलब बेबी पूरा मैच्योरली बर्थ नहीं ले पाएगा, प्री मैच्योर होगा। और कुछ केसेस में तो बेबी डेड भी हो सकता है, मतलब चाइल्ड की बर्थ डेड भी हो सकती है, डेड चाइल्ड भी बर्थ हो सकता है, जिसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। क्लियर है? ये तो इंपैक्ट हमारे प्रेग्नेंट वुमेन में हो गए। अब मदर्स जो ये अपने बच्चे हैं, इनमें क्या इंपैक्ट होता है? यू स्मॉल चिल्ड्रंस, इनमें क्या होता है? लर्निंग लॉस हो जाता है, मतलब इनकी दिमागी विकास में कमजोरी आ जाती है, ठीक है। ये लिखना पढ़ना इसकी एबिलिटी खो देते हैं। क्लियर है? इनकी स्लीप पैटर्न में इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर है? इनके मेंटल और बिहेवियर हेल्थ में इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर है? इसमें कुछ था नहीं खास, इसलिए मैंने कट लगा दिया, बस मेन हेडिंग्स ही थी, अंदर कुछ नहीं था। क्लियर है? अब एक्सट्रीम हीट को टैकल कैसे करना है? इस आर्टिकल में ऐसा कुछ खास स्पेसिफिक मेजर्स नहीं दिए गए थे। इसमें यह कहा गया था जो कोर प्रॉब्लम है ना ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की, हमारे फॉसिल फ्यूल्स के एमिशंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये एमिशंस है ना, इनको टारगेट करो आप, ठीक है, इनको टारगेट करो। ये तो मेजर पॉलिसी रहेगी आपकी। और जो शॉर्ट टर्म्स है ना, उसमें क्या चेंजेस कर दो आप? स्ट्रक्चरल कूलिंग्स ऑप्शंस बिल्डिंग में लगा दो, मतलब बिल्डिंग में एसी लगा दो, ठीक है, वेंटिलेशन बढ़ा दो। क्लियर है? वाटर कूलर रखवा दो, ठीक है। ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर्स भी ले लो। क्लियर है? तो हमने पढ़ लिया आर्टिकल की स्टोरी क्या है। आर्टिकल की स्टोरी है कि हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में एक स्टडी छपी जिसने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से जो हीट वेव्स आ रहे हैं, उनका इंपैक्ट बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन पे क्या पड़ रहा है। ठीक है, बच्चों पे क्या पड़ रहा है? उनके दिमागी विकास में बाधा बन रहा है,
ठीक है। ये हीट वेव्स मतलब बच्चे दिमागी स्तर पे पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पा रहे हैं, वो अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनके स्लीप पैटर्न्स इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उनका बिहेवियर मेंटल चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या इंपैक्ट है? प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये इंपैक्ट है कि वो प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो कम होता है, इसकी वजह से बच्चे जो है ना प्रीमेच्योरली बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है। कुछ केसेस में तो बच्चे डेड भी बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? यही पूरा है। और जो जनरल इंपैक्ट है ना ह्यूमंस पे, वो मैंने आपको समराइज कर दिया था इस वाले आर्टिकल में, इस वाले मतलब कॉलम में, ठीक है। क्लियर है? स्टोरी क्लियर है आपको? ठीक है। नाउ लेट्स गो टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ओके, लेट्स गो टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। फाइन। तो आज जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में न्यूज आया है ना, इट्स अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इजराइल केस। ये पूरा केस क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सुनिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से कहा था कि आप मेजर्स लीजिए, ठीक है, टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ जीनोसाइड। ठीक है। जीनोसाइड क्या होता है? व्हाट इज जीनोसाइड? ठीक है। जीनोसाइड मतलब ये होता है कि आप डेलिबरेटली किसी कंट्री या किसी एथनिक ग्रुप के लोगों को लार्ज स्केल पे मार रहे हो, ठीक है, उनको जान से मार रहे हो ताकि आप उस पूरे नेशंस को या उस पूरे एथनिक ग्रुप को खत्म कर सको, मतलब उसका नामो निशान मिटा दो दुनिया से, ठीक है। उसको जीनोसाइड कहते हैं। तो आईसीजे है ना, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, इसने क्या बुलाया इजराइल से कि आप अपने मेजर्स लीजिए प्रॉपर, ठीक है, ताकि आप ये जीनोसाइड जो गाजा में कर रहे हो ना, इसको स्टॉप करो। इसके लिए प्रिवेंटिव एक्ट्स लो, ठीक है। ये केस किसने फाइल किया था? साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसने कहा कि इजराइल जो है वो जीनोसाइड अटैक्स कर रहा है गाजा में, ठीक है। उसके देखते आईसीजे ने ये रूलिंग दी कि भाई इजराइल अपने जो तौर तरीके हैं उनको संभालो, जीनोसाइड मत करो वहां पे, ठीक है। ये कहा है। क्लियर है? अब ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगर कोई इन कोर्ट्स के डिसीजन को नहीं मानता है तो वो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन का ब्रीच माना जाएगा, मतलब आपने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ दिया, ये माना जाएगा। क्लियर है? लेकिन इजराइल इसको माने ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको एनफोर्स नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास खुद का मैकेनिज्म नहीं है एनफोर्स करवाने के लिए। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास अपना मैकेनिज्म है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब आप कोर्ट ऑर्डर करेगा पुलिस को कि भाई इसको उठा के लाओ, इसने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जो हमने डिसीजन दिया था, इसको जेल में डालो, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो एनफोर्स कर सके। बस आपको मॉरली ये कहा जाएगा कि आपने इंटरनेशनल लॉ का मतलब सम्मान नहीं रखा, आपने उसको ब्रेक किया है। क्लियर है? तो जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के नेतन्याहू, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग है वो बेबुनियाद है, हम तो केवल एक वॉर की तरह लड़ रहे हैं, हम कोई जीनोसाइड का एक्ट नहीं कर रहे हैं गाजा में। अच्छा, साउथ अफ्रीका क्या इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है? क्योंकि वॉर तो इजराइल और गाजा के बीच में हो रहा है, साउथ अफ्रीका को कोई मतलब नहीं है, साउथ अफ्रीका तो थर्ड पार्टी है, क्यों जा रहा है वो? इसका रीजन मैं अभी बताता हूं। इसमें जो जीनोसाइड कन्वेंशन है ना, ठीक है, उसमें आर्टिकल 9 में ये लिखा है कि कोई भी स्टेट पार्टी, ठीक है, केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट अदर स्टेट पार्टी इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर वो थर्ड पार्टी डायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं है कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। क्लियर है? इस बेसिस पे साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, कोर्ट में केस किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। अब रूलिंग क्या थी? रूलिंग ये थी, मतलब बेसिस क्या था रूलिंग का? रूलिंग तो ये थी कि इजराइल अपना मतलब आप प्रिवेंटिव एक्ट्स कुछ ऐसे लीजिए कि जीनोसाइड ना हो, ठीक है। रूलिंग का बेसिस क्या था? आईसीजे जो है ना, वो वेरियस स्टेटमेंट्स जो यूएन ऑफिशियल्स ने वेरियस स्टेटमेंट दिए ना, उनको सुना उसने, ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि कैसी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है गाजा में, ठीक है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इजराइल के मिनिस्टर्स हैं, मिलिट्री है, उनके स्टेटमेंट से भी ये ये क्लियर होता है कि वहां पे जेनोसाइड हो सकता है कि हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल के, उन्होंने कहा था कंप्लीट सीज ऑफ गाजा, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स दिए गए ना, स्टेटमेंट्स, उनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जेनोसाइड कंडीशन वहां बने, ठीक है। तो इस कंडीशन को बनने से रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या प्रोविजनल मेजर्स बताए? देखो, सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने कहा था कि आप सीज फायर का ऑर्डर दे दो, आप बोल दो कि इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई रोकी जाए, ठीक है, और सीज फायर डिक्लेयर किया जाए। लेकिन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बात नहीं मानी, हालांकि यूक्रेन वर्सेस रशिया वाले केस में मान ली थी, इजराइल वाले केस में नहीं मानी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सो कॉल्ड यूएन की बॉडीज हैं और ये आईसीजे भी, ये वेस्टर्न ओरिएंटेड क्यों है? रशिया और यूक्रेन के केस में रशिया पे मार पड़ रही, सॉरी, रशिया मार रहा था यूक्रेन को, यूक्रेन पे मार पड़ रही थी, इसलिए सीज फायर का ऑर्डर दे दिया था, ठीक है। इजराइल के केस में वेस्ट सपोर्ट करता है इजराइल को, ठीक है, लेकिन इजराइल पे मार तो पड़ नहीं रही है, इजराइल उल्टा मार रहा है, तो इसलिए वो सीज फायर डिमांड नहीं कर रहे हैं। और इस बॉडी ने भी सीज फायर का ऑर्डर नहीं दिया, इसीलिए क्योंकि ये वेस्टर्न ओरिएंटेड है, वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में ये बॉडीज फंक्शन करती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा और मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसने ये बताया कि हमने सीज फायर का ऑर्डर इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो हमास जो है ना, वो नॉन स्टेट एक्टर है,
ठीक है, कोई स्टेट एस्टैब्लिश्ड स्टेट नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, इसलिए हमने ये ऑर्डर नहीं दिया कि सीज फायर हो। ठीक है, फिर कोर्ट ने ये बोला कि इजराइल मस्ट इन अकॉर्डेंस विद इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द जीनोसाइडल कन्वेंशन टेक ऑल मेजर्स विद इन इट्स पावर टू प्रिवेंट जीनोसाइडल एक्ट्स। मतलब इजराइल वो सारे मेजर्स ले, ठीक है, मतलब जो मार रहा है उससे कोर्ट कह रहा है कि भाई आप थोड़ा अच्छे से मारो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जीनोसाइड कर रहे हो। बेसिकली कोर्ट का मतलब यही था। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। ठीक है, और इजराइल कोर्ट ने यह भी कहा कि आपकी जो मिलिट्री है वो जीनोसाइड की तरीके से एक्ट करती है। ठीक है, आपके पॉलिटिशियंस ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो जीनोसाइडल वे दिखाते हैं, और आपके सोल्जर्स टिकटॉक रील्स भी बना देते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे लोगों को मार के गाजा में, विच इज नॉट एट ऑल अफोर्डेबल। दिस इज लाइक अ शोइंग ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब उसका जलसा निकलवाना, ठीक है, कि देखो हम गाजा पे कितना अटैक कर रहे हैं। क्लियर है? तो फाइन, फिर कोर्ट ने क्या कहा कि इजराइल परमिट करे कि जो नीड है बेसिक सर्विसेज की, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की, वो पैलेस्टीनियन तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, विच इज अ गुड स्टेप, दैट शुड बी डन। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इजराइल, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इजराइल ने ब्लॉक कर रखा था पानी, ठीक है, खाना, मेडिसिन पैलेस्टीनियन को, ठीक है, ना पहुंच सके, ये सारी चीजें ब्लॉक कर रखी थी। इससे क्या हो गया था कि भूखमरी की कंडीशन में आ गया था पैलेस्टीन। क्लियर है? फिर इजराइल ने ऑर्डर किया कि आप एविडेंस प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, और हम उसको बाद में चेक करेंगे कि ये जीनोसाइड आपने किया था कि नहीं किया था। मतलब जो मार रहा है उससे कह रहे हो आप कि आप अपनी मार का एविडेंस बचा के रखना, हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ये जीनोसाइड था कि नहीं था। व्हाट अ हिपोक्रेसी दिस ICJ इज डूइंग। ठीक है, क्लियर है? लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा है कि आप परमिट करो फैक्ट फाइंडिंग मिशंस, UN यूनाइटेड नेशन से फैक्ट फाइंडिंग मिशंस भेजो इजराइल में, और उनसे बोलो कि आप एविडेंस इकट्ठा करके लाओ और बताओ आगे कि जीनोसाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। इस मांग को साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्लियर है? कोर्ट ने कह दिया इजराइल खुद ही एविडेंस रखेगा अपने। ठीक है, क्लियर है? कोर्ट कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ सारे अपने डिसीजंस, अपने ओरिएंटेशंस रख रहा है। क्लियर है ना आपको? ठीक है, फिर नेक्स्ट मेजर इवेंट क्या होने वाला है? नेक्स्ट मेजर इवेंट ये होने वाला है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी नेक्स्ट वीक बैठक होगी, उसमें वो डिसाइड करेंगे कि ये जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है ना ये कितना इफेक्टिव है। ठीक है, फिर ये भी बताया गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज, मेजर वेस्टर्न कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन को फंड देना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस एजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमास के अटैक में इन्वॉल्व थे, ऐसा इजराइल ने एलिगेशन लगाया। इस चक्कर में उन्होंने फंडिंग रोक दी इसकी, और गाजा की जो 2.3 मिलियन पॉपुलेशन है वो दे आर फेसिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्लियर है? ये सारा आर्टिकल आपको क्लियर है ना? स्टोरी आपको क्लियर हो गई? ठीक है, जीनोसाइड का मतलब क्लियर हो गया। जीनोसाइड इज किलिंग अ पर्टिकुलर नेशंस पीपल और अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एथनिक पीपल टू इरेडिकेट और कंप्लीटली इरेडिकेट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मतलब उनको निस्तो नाबूद पूरी दुनिया से खत्म ही कर देना। क्लियर है? तो उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना रूलिंग दिया। क्लियर है ये आर्टिकल आपको टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का? नेक्स्ट जो आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में वो ये फिल्म के बारे में, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज रिलेटेड टू कनाडा सिनेमा। क्लियर है? हम एडिटोरियल पे चलते हैं। एडिटोरियल में जो ये इंटरम बजट है ना, ये वाला आर्टिकल, इसमें ये मैंने डिस्कस किया हुआ है अपनी ही वीडियो में इंटरम बजट की, लेकिन इस आर्टिकल में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा ना, ये चीजें आप देखो। इंटरम बजट गवर्नमेंट कब लाती है? जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है तो अभी मतलब इस ईयर इलेक्शन है तो अभी इंटरम बजट लाएगी। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है तो ये जुलाई में फुल बजट लाएगी। क्लियर है? तो इंटरम बजट लाइए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि 2014 से 24 जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में था, उन्होंने बता दिया कि जो मोदी का डेकेड है 2014 से 24 वो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ लाया इंडिया की इकोनॉमी में। ठीक है, बेसिकली इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, इसलिए मुझे ये रेलेवेंट नहीं लगा। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, उनका डेटा मैच करो बजट एस्टिमेट से, उसमें बहुत सारे डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, उन्होंने ये सारे बजट एस्टिमेट्स दिए हैं। ठीक है, मतलब उनके सारे फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने बताया है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है ना, ये इसके और बजट एस्टिमेट्स में जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का जो डेटा दिया गया है, इन दोनों में डिफरेंस का रीजन क्या हो सकता है? इन्होंने ये रीजन बताया है कि या तो ये डेविएशन जो है ना वो एक्चुअल जो स्पेंडिंग है दिसंबर तक की, ठीक है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में बजट में, उसको इंटरप्रेट किया है इस तरीके से कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको जानबूझ के बढ़ चढ़ के दिखाया हो एस्टिमेट्स को। ठीक है, मतलब जो फरवरी में अभी जो इंटरिम बजट कल पेश किया था ना गवर्नमेंट ने, उसमें उसने दिसंबर 2023, ध्यान से सुनना, दिसंबर 2023 तक का जो अपना एक्सपेंडिचर है ना वो बताया था। वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं जो एक्चुअल उनका हुआ था। ठीक है, और जो कंट्रोलर जनरल अकाउंट है ना, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर अपने डेटा में ये भी रिकॉर्ड करता है। तो ये जो डेविएशन है ना
उनका ये कहना है कि ये डेविएशन इस वजह से है, या तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बढ़ चढ़ के बताया रिवाइज एस्टिमेट्स। अब बढ़ चढ़ के क्यों बताया है? क्योंकि ये जो लास्ट वाला मार्च वाला महीना है इसमें गवर्नमेंट बढ़ चढ़ के खर्चा कर सके, ठीक है, ताकि वो बहुत सारी पॉपुलेशन को इस खर्चे की दम पे अपनी तरफ वोट डलवा सकें, ठीक है। एक तो ये रीजन हो सकता है, ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये खर्चा बढ़ चढ़ के दिखाया है ताकि वो इस खर्चे को लोगों के सामने रख सके कि वी हैव स्पेंडेड मच फॉर सपोर्ट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल वर्कर्स। क्लियर है? बाकी इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अब इस आर्टिकल में क्या है, बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेशन हुआ ना उसका एनालिसिस दिया गया है, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बजट एलोकेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या जो इन्वेस्टमेंट है ना, इंडिया के इन्वेस्टमेंट, उसका जीडीपी में रेशियो था 29.8 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, ठीक है। ये 2-3% बढ़ा है क्योंकि ये 27% था 2020-21 में। क्लियर है? इंडिया का इन्वेस्टमेंट रेशियो बढ़ा है, रेशियो टू जीडीपी, ठीक है। गवर्नमेंट ने 11 ट्रिलियन मतलब 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया है बजट में, ठीक है, विच इज 3.4% ऑफ जीडीपी, हाईएस्ट इन लास्ट 20 ईयर्स। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना 11 लाख करोड़, ये कहां जाएगा? इसका 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 हिस्सा ये जा रहा है इकोनॉमिक सर्विसेज में। इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब ये 46% जो है ना वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जा रहा है, मतलब रोड बनाने में जा रहा है, रेलवे बनाने में जा रहा है, ठीक है, और एयरपोर्ट्स बनाने में जा रहा है, ठीक है। और रेलवे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में 3 कॉरिडोर मेंशन किए हैं, ठीक है। कौन से कॉरिडोर हैं वो? एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर, एक पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एक हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ये तीनों कॉरिडोर क्या है मैं अभी समझाऊंगा जब मैं फ्रंट पेज आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? और 40,000 जो नॉर्मल रेल बोगीज हैं, मतलब जो नॉर्मल ट्रेन्स में लगी ना, उनको अपग्रेड करके वंदे मातरम में जो रेल बोगीज लगी होती हैं उस स्टैंडर्ड का बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है? और इसी में 11 लाख करोड़ में डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्लूडेड है जो कि 1.72 लाख करोड़ है, ठीक है। और लोन एडवांसेस स्टेट को भी दिए जाएंगे, जो 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन है वो 1.71 लाख करोड़ है जो स्टेट्स को दिया जाएगा फॉर बिल्डिंग देयर ओन कैपिटल, ठीक है, इन देयर स्टेट। क्लियर है? अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये कहा गया कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेल रोड बनवाएंगे, ठीक है, एयरपोर्ट बनवाएंगे, ये तो ठीक है, इसमें तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। इसके साथ साथ अपने बजट में गवर्नमेंट ने इंक्लूजन भी किया है, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सारे लोग ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाए, इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस रखे हैं बजट में। तो बजट में प्रोविजंस एक वो है घर से रिलेटेड, रोटी कपड़ा मकान, ये तो बेसिक मिनिमम है, ठीक है। तो उसके लिए मकान की चीजों को डील करने के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है पीएम आवास योजना, ठीक है। हाउसिंग सेक्टर, उसमें गवर्नमेंट ने 2 से 3 करोड़ ग्रामीण लोगों को एक्स्ट्रा हाउस प्रोवाइड करवाने की घोषणा की है। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो हाउस होल्ड्स हैं 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, उनके ऊपर उनकी छत पे हम रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगवाएंगे और उनको 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। ध्यान रखना है 300 यूनिट उसी को फ्री मिलेगी पर मंथ जो ये सोलर पैनल्स अपनी छत पे लगवाएगा। क्लियर है? जो कि सम वीक पॉइंट्स है ना इस कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ में सॉरी, वो क्या है कि ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ना, जो हमारी पीएसयूज हैं, इनको इस बार बजट कम मिला है। तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती कि आप पीएसयूज को बढ़ावा दें। क्लियर है? मतलब उनको पिछली बार 4 लाख करोड़ मिला था, लेकिन इस बार इनको 3 लाख करोड़ ही दिया गया है। क्लियर है? ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो राइटर को लग रहा है, बट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि पीएसयूज को हम प्राइवेटाइज कर दें। क्लियर? इसलिए फंडिंग रोक रही है। ठीक है। फिर एक और बात है, बजट में यह कहा गया है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, अपने खर्चे को करने के लिए बाहर से कितना पैसा उठा रही है, लोन के तौर पे कितना पैसा उठा रही है, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। तो ये फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको 5.1% ऑफ जीडीपी लाना है फाइनेंशियल ईयर 25 में। ठीक है। क्लियर है? और गवर्नमेंट ने ये जीसेक बोरोइंग्स, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बोरोइंग्स करती है ना गवर्नमेंट, उसमें 3 साल की सबसे लो बोरोइंग उठाई है, मतलब 14 लाख करोड़ ही पैसा उठाया है। और प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि अब आप मार्केट से पैसा उठाइए, हम पैसा नहीं उठाएंगे। क्लियर है? आर्टिकल क्लियर है? ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या सीन है, स्टोरी क्लियर है? ठीक है। झारखंड कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इनइक्वालिटी। क्लियर है? तो वी हैव कंप्लीटेड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, वी हैव कंप्लीटेड एडिटोरियल। नाउ लेट्स गो टू फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ठीक है। फ्रंट पेज की न्यूज पे चलते हैं। फ्रंट पेज पे बजट का डिस्कशन है। क्लियर है? बजट का डिस्कशन मैं अपनी वीडियो में कर चुका हूं, तो ये वाला जो सारे पेजेस हैं ये मैं बहुत ही फास्ट करूंगा। ठीक है। अगर आपको बजट को बहुत प्रॉपर्ली समझना है तो आप मेरी बजट वाली वीडियो देखिएगा। क्लियर है? तो 2024-25 का जो बजट है, इसको इंटरम बजट भी कहते हैं, इसको वोट एंड अकाउंट भी कहते हैं। वोट ऑन अकाउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि फरवरी 2024 तक का ही
एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर सकती थी, जो 2023 में बजट पेश किया था। अब मार्च अप्रैल, ठीक है, इनका जब खर्चा करना है ना, तो 2 महीने के लिए जो खर्चा गवर्नमेंट करना चाहती है उस पर वो पार्लियामेंट से वोट ऑन अकाउंट मांगती है कि आप हमको अलाउ कर दो, जब हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो हम फुल बजट पेश कर देंगे, उसमें आप पूरा अलाउ कर देना। तो वो होता है वोट ऑन अकाउंट। क्लियर है। फिर उसके बाद ब्रेक थ्रू टैक्स प्रोमिसेस हैं। टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है, 300 यूनिट्स वही, ठीक है, सोलर पैनल लगवाओ छत पे 300 यूनिट फ्री मिलेगी, ठीक है। अर्बन मिडिल क्लास को कहा है कि हम आपको जो रेंट वगैरह पे रह रहे हो ना, स्लम्स वगैरह में, हम कोशिश करेंगे कि आपको घर खरीदवा दें, ठीक है। इस आर्टिकल में इतना ही था, कोई जरूरत नहीं है। बाकी एक कमेटी बनाई जाएगी जो पॉपुलेशन फास्ट राइज कर रही है और ग्रो कर रही है, उसकी वजह से क्या चेंजेस आ रही हैं उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। करो स्टडी, जब बनेगी तो रिपोर्ट बताना, फिर स्टडी कर लेंगे हम लोग, कोई ज़रूरत नहीं है। नेट जीरो गेन फॉर जॉब गारंटी स्कीम, मतलब मनरेगा में इस बार एलोकेशन 86,000 करोड़ हुआ है, मतलब ज़्यादा हुआ है। जो पिछला बजट था ना उसमें 60,000 करोड़ हुआ था, इस बार 86,000 करोड़ है, ज़्यादा है। लेकिन ये नेट जीरो कैसे बना इस आर्टिकल के तौर पर? ये नेट जीरो ऐसे बना क्योंकि जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके जो उसकी रिपोर्ट में जो एक्सपेंडिचर है ना मनरेगा पे, वो ऑलरेडी 88,000 करोड़ है, आपने अलॉट किया 86, तो 88,000 जब खर्चा हो रहा है, आप अलॉट 86 कर रहे हो, तो नेट जीरो ही तो बचेगा, बल्कि हम घाटे में और जा रहे हैं यार। तो इसलिए नेट जीरो, बट पिछले बजट के कंपैरिजन में तो ये ज्यादा अलॉट हुआ है। क्लियर है इस आर्टिकल का, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बल्कि देखिए इतनी कटिंग कर दी है फंड में कि 7,000 करोड़ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बाकी है मनरेगा को देने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मनरेगा का 7,000 करोड़ वेस्ट बंगाल को देना है, ठीक है। क्लियर है, मनरेगा का केस क्लियर है। बजट का ब्रेकडाउन देख लो आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है अपना, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिला है, फिर डिफेंस सेक्टर को मिला है, ठीक है। जितना बड़ा रेक्टेंगल उतना ज़्यादा उसका स्पेंडिंग प्रपोर्शन। क्लियर है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में ज़्यादा गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेंड करती है। क्लियर है, क्योंकि इसका रेक्टेंगल बहुत बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हायर स्कूल और हायर डिपार्टमेंट्स, उनको बजट कम दिया गया है। क्लियर है, मतलब बेसिकली उनको बजट उतना ही दिया गया है, मतलब जो पिछली साल जितना बजट दिया गया था उतना ही दिया गया है। उसमें कौन कौन सी स्कीम आती है? एक आती है पीएम श्री, ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। एक आती है पीएम पोषण, ये जो पीएम पोषण है इसी को मिड डे मील स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, फाइन। अब जो नेक्स्ट बजट है ना, सॉरी जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि फार्मिंग और फिशरीज में कितना एलोकेट किया है। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है ना उसको एलोकेशन दिया है 1,17,000 करोड़ का, ठीक है, जो कि 1,900 करोड़ ज्यादा है पिछली वाले बजट एलोकेशन से, ठीक है। और ये किस स्कीम में जा रहा है पैसा? ये जा रहा है प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, जो 6,000 रुपए सालाना हर एक किसान को देती है गवर्नमेंट। क्लियर है, एग्रीकल्चर क्लियर है आपको, ठीक है। बस इतना ही था। फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हुई है, फूड सब्सिडी बढ़ गई है। फूड सब्सिडी क्यों बढ़ गई? क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गवर्नमेंट पहले 3-2 रुपए चार्ज करती थी, अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में 1 भी रुपए चार्ज नहीं कर रही है, इसलिए फूड सब्सिडी बढ़ गई है। और फर्टिलाइजर सब्सिडी क्यों कम हो गई? क्योंकि जो यूक्रेन की और रशिया की वॉर है वो थोड़ी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ने अपनी जो इंडस्ट्री चलाई थी ना फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए, उसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया है। क्लियर है, पहले नैनो यूरिया चलाई थी, अब नैनो डीएपी चला रहे हैं। क्लियर है आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद टैक्स एग्जम्पशन स्टार्टअप्स को दिया है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, जो कि खत्म होने वाला था 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाला था, उसको 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है कि हाँ स्टार्टअप्स टैक्स एग्जम्पशन स्टार्टअप्स को मिलते रहेंगे। क्लियर है। जो टैक्स क्लेम थे ना ₹25,000 तक फाइनेंशियल ईयर 2009-10 से गवर्नमेंट को देने थे लोगों को, 2009-10 के जो टैक्स क्लेम्स थे जो गवर्नमेंट को मिलने थे उन्होंने वो छोड़ दिए हैं गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, आप ही रख लो, इससे 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा, उनको टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा, जो उनको ड्यू था, मतलब जो उन्होंने पे नहीं किया था 2009-10 में वो गवर्नमेंट मांग रही थी उनसे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि मत दो यार, तुम वैसे भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। क्लियर है, ये पूरा ऐड है, ठीक है। आशा और आंगनवाड़ी स्टाफ जो है ना इसको हेल्थ कवर मिलेगा, मतलब ये लोग भी अब आयुष्मान भारत स्कीम में कंसीडर करे जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। और यूविन प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है जिसपे इम्यूनाइजेशन मिशन इंद्रधनुष क्या है? वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम है इंद्रधनुष छोटे बच्चों में जो पैदा होते हैं। क्लियर है, इन सबको इस पोर्टल पे एनरोल किया जाएगा, यूविन। क्लियर है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सरकार ने 1 लाख करोड़ का R&D के लिए फंड एलोकेट किया है, ठीक है, 1 लाख करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया है। इसमें क्या है कि एक तो साइंस मिनिस्ट्री जो है ना इसने 2023 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, ठीक है, ये पास किया था। इस बिल के बेसिस पे 50,000 करोड़, ठीक है, 50,000 करोड़, जिसका 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से आएगा, 50,000 करोड़ का फंड होगा इस फाउंडेशन का, और ये फाउंडेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाएगा, जिसका 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर से आएगा, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी मिशन चल रहा है, ये भी थोड़ा हेल्प करेगा
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर लखपति दीदी स्कीम क्या है? कुछ महिलाओं को जोड़ा गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया था ताकि वो 1 लाख रुपए पर एनम कमा सकें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सके, इसलिए लखपति रखा गया ना, 1 लाख रुपीस पर एनम, ठीक है, उनको जोड़ा गया था। तो अब इनका जो जितनी लड़कियां या जितनी लेडीज इसमें जोड़ी गई थी ना, अब वो 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक बढ़ाना चाहती है सरकार। गवर्नमेंट रेजेस लखपति दीदी स्कीम, मतलब इस स्कीम में पहले 2 करोड़ लोग जोड़ने थे, अब गवर्नमेंट 3 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहती है, ठीक है, क्लियर है महिलाओं को। फिर न्यू स्कीम फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री, मतलब बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब गवर्नमेंट ने जुलाई में पॉलीथीन बंद कर दी थी, ठीक है, प्लास्टिक बैन कर दी थी। अब उसकी जगह भाई कुछ तो चाहिए ना पैकेजिंग के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की है कि भाई हम बायो फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्लास्टिक बैग्स, बायो प्लास्टिक्स के, ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये सब मैन्युफैक्चर करने के लिए यूनिट्स स्टैब्लिश करेंगे, उसके लिए न्यू स्कीम लाई है। क्लियर है? फाइन, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 1 करोड़ होम्स टू गेट पावर, वही 1 करोड़ घर में हम छत पे सोलर पैनल लगाएंगे और इनको 300 यूनिट फ्री देंगे। क्लियर है? ठीक है। मिडिल क्लास को घर देंगे हम जो रेंट और स्लम में रहते हैं। क्लियर है? इसमें जो स्कीम मेंशन है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक प्रधानमंत्री अर्बन है, एक प्रधानमंत्री रूरल है। क्लियर है? ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर जो इकोनॉमी में आता है पार्ट वो ये है कि 3 इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने इस वाले बजट में, ठीक है। रेलवे का जो बजट है वो 5.8% बढ़ा है, ठीक है, मतलब 2.55 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है, गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है रेलवे मिनिस्ट्री को इस बार, ठीक है, जो कि 5.8% ज़्यादा है पिछली साल से। अब ये 2 लाख करोड़ कहाँ जाएगा? ये 2 लाख करोड़ एक तो 40,000 जो बोगीज हैं उनको अपग्रेड करने में जाएगा वंदे मातरम के स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा 3 कॉरिडोर बनाने में, उसमें से एक कॉरिडोर है एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर, रिफर्ड एज एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, और दूसरा कॉरिडोर है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर जिसको हम रेल सागर कहते हैं। तीसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर जिसको हम अमृत चतुर्भुज कहते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना, व्हाट इज अमृत चतुर्भुज, व्हाट इज रेल सागर, ठीक है। और टोटल 434 प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें 11 लाख करोड़, ठीक है, कैपेक्स जाएगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, ओवर द ईयर्स, ठीक है। हर साल बजट होता है, मतलब गवर्नमेंट 5 साल तक रहेगी, अगर चुनाव जीतती है तो 5 साल में 11 लाख करोड़ जाएगा, मतलब हर एक बजट से थोड़ा थोड़ा अलॉट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, 4000 कोचेस अपग्रेड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। कॉरिडोर आपको क्लियर हो गए। अब मैं आपको बता देता हूं ये कॉरिडोर होते क्या है बेसिकली, लेट्स डिस्कस इट, व्हाट इज दिस कॉरिडोर। ये आपको इंडस्ट्रियल और फ्रेट कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर मेंशन है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक का एग्जांपल दूंगा मैं, बाकी आप खुद ही देख लेना। ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, मतलब यहां पे रेल भी होगी, ठीक है, रोड कनेक्टिविटी भी होगी, और ये रेल और रोड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से कनेक्टेड होंगे ताकि जो भी माल निकले ना, जो भी ये जो आसपास इंडस्ट्रीज है ना, इनसे ये माल उठाएगी रेल, ठीक है, इसी रूट से चलते हुए और इस पोर्ट पे लाके रखेगी और इस पोर्ट से वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसी को कॉरिडोर कहते हैं। मतलब कॉरिडोर का मतलब होता है कि आप अपने रेल, रोड, ठीक है, और पोर्ट तीनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करो इंडस्ट्रियल एरिया से, ताकि जो फिनिश्ड गुड है ना वो विद इन डेज फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट होकर पोर्ट पे पहुंच जाए और पोर्ट से एक्सपोर्ट के लिए पहुंच जाए, तो आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और एक्सटर्नल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। क्लियर है? ऐसे ही 3 कॉरिडोर यहां पे बनाए जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर कैपेक्स का एलोकेशन है, मैंने आपको बता दिया था एडिटोरियल वाले में, ठीक है। उड़ान स्कीम में 60% कम बजट एलोकेट किया है, ठीक है। और एयर इंडिया का डेट सर्विस कर रही है गवर्नमेंट, मतलब एयर इंडिया का कुछ डेट जो है ना गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है, उसके लिए एलोकेशन हुआ है। रोड सेक्टर का एलोकेशन बढ़ाया है, 2.7% इंक्रीज किया है, ठीक है। हाईवेज वगैरह बनाएंगे ये, ठीक है, किसमें? भारत माला परियोजना प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर है। ईवी इंडस्ट्री भी बढ़ाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इंडिया का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। ये जो पोर्ट कॉरिडोर लॉन्च हुआ था ना, ये वाला पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ये पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर मतलब क्या होता है कि ये जो पोर्ट है ना इन सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा आपस में, या तो रेल से, रोड से, ठीक है, यहाँ पे रेल बनाई दी जाएगी, रेल लाइन, या पोर्ट रोड बना दी जाएगी, ठीक है, इनको सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं? इंडिया के पास कोस्ट लाइन है 7000 की, ठीक है, ये पूरी कोस्ट लाइन है, ठीक है। इनमें जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कांडला है, जवाहरलाल नेहरू है, कोच्चि है, ठीक है, विशाखापट्टनम है, हल्दिया है, ठीक है, ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। पोर्ट्स के नाम आप ये देख लेना एक बार, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, यू नो ऑल आर इंटरेस्टेड इन बजट, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, यू कैन ईजिली कट, ठीक है। जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया होता ना, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। दिस इज ऑल ऐड, दिस इज ऑल ऐड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऐड, दिस इज ऑल्सो फुल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन बजट। सारे स्टेट्स बोल रहे हैं कि हमें कम अलॉट किया है, यू नो, हमें अच्छा नहीं मिला बजट,
अच्छा नहीं था, हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका ने, ठीक है, कर्नाटका ने क्या किया है, कर्नाटका ने एक डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो ये डिटॉक्स मिशन लॉन्च किया है, ठीक है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि कैसे यूज करना है, ठीक है, डिजिटल डिवाइसेस को। क्लियर है। स्पॉटलाइट में क्या है, स्पॉटलाइट में जो अपना सागर आइलैंड है ना, यहाँ पे देखिए आप, सागर आइलैंड है ना ये, इस सागर आइलैंड में क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो बच्चे हैं ना वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए टीचर्स वगैरह ने क्या स्टेप लिया है, उन्होंने किचन गार्डन्स बना दिए वहाँ पे। ये देखिए किचन गार्डन है ना, यहाँ पे ये सब्जियाँ उगाते हैं, फिर मिड डे मील स्कीम में यही सब्जियाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जनरल पर्सपेक्टिव के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। किचन गार्डन्स बना दिए, स्मार्ट क्लासरूम्स करवा दिए हैं, ठीक है, ताकि वो रुक जाएं। अच्छा, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, कौन कौन से, साइक्लोन्स वगैरह इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है। अब ये सागर की लोकेशन कहाँ पे है, सागर एक आइलैंड है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल स्टेट का ये मैप है, वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे ये, दिस इज सागर आइलैंड, ठीक है। उसके मुरिंगंगा रिवर फ्लो करती है उसके बगल से, और उसके यहाँ बगल से हुगली रिवर फॉलो करती है, ध्यान रखना ये, ठीक है। मुरीगंगा और हुगली के बीच में है सागर आइलैंड्स। क्लियर है। मेट्रो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड, फाइन, ठीक है। इंटरम बजट एडिटोरियल वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। पॉलिटिकल फील, गुड स्टेटमेंट, दिस इज ऑल पॉलिटिकल कमेंट्री ऑन बजट। जो बजट के मेजर प्रोविजंस थे ना वो मैंने डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। अगर आपको पढ़ना भी है तो हाईलाइटेड रीजन पढ़ लेना, बस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए हो। क्लियर है। ये पूरी बजट स्पीच है, ठीक है। और बजट रिवील्स बीजेपी कम बैक, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पेस सेक्टर को कुछ ज़्यादा एलोकेशन नहीं मिला है, 4% ही मिला है। अच्छा हाँ, इसमें ये जो चीज़ मेंशन है ना, जो 2023 में इसरो के जो मेजर मिशन थे उसमें से कौन कौन से थे, चंद्रयान था, आदित्य L1 मिशन था, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ लेता है प्रीलिम्स में, ठीक है, इसलिए याद रखना इसको। एक एक्सपो सैट मिशन था। एक्सपो सैट मिशन क्या है, ये न्यूरॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स को स्टडी करेगा। क्लियर है। और आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया था इसरो ने, जो कि यूएस मल्टीलैटरल प्रोग्राम है, ठीक है। ये प्रोग्राम के अंदर ह्यूमंस को मून पे भेजा जाएगा, ठीक है। फिर गगनयान, ठीक है, नासा इसरो का निसार मिशन, ठीक है। ये सारे मिशंस इसरो लॉन्च करने वाला है कमिंग ईयर्स में, ठीक है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है, मालदीव्स के साथ हमारा इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, नेशनल मीडिया ने चलाया, लेकिन इस वाले बजट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बजट अलॉट हुआ उसमें मालदीव्स का पिछली साल जो 400 करोड़ था ना एलोकेशन, उसको बढ़ा के 770 करोड़ कर दिया। वी हैव इंक्रीज्ड द बजट एलोकेशन ऑफ मालदीव्स टू 770 करोड़ फ्रॉम 400 करोड़। लेकिन बाहर कितनी मीडिया ने मारामारी बचा रखी है, ठीक है, लेकिन बजट एलोकेशन बढ़ा दिया है। क्लियर है। ट्राइबल्स के लिए बजट एलोकेशन इतना इंक्रीज नहीं हुआ है, मार्जिनल इंक्रीज है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्ञान वापी में, ठीक है, प्रेयर शुरू कर दी है प्रीस्ट ने, ये मैंने कल वाले हिंदू एनालिसिस में कवर किया है, फर्स्ट फैब वाले में देख लेना अगर जिसको देखना हो डिटेल में। वर्ल्ड न्यूज़ क्या है, यूरोपियन यूनियन ने 50 बिलियन यूरो की रिलीफ पैकेज यूक्रेन को देने के लिए हाँ कर दी है, कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ठीक है, जो कि रिलीफ प्रोवाइड करवाती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर टू पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी, ठीक है। उसका क्या सीन है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये जो एलिगेशन लगाया गया था ना इजराइल के द्वारा, इजराइल ने जो एलिगेशन लगाया था कि इस यूएन रिलीफ वर्क एजेंसी के कुछ ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे हमास अटैक में, इसकी वजह से क्या किया है, यूएस वगैरह कंट्रीज ने ना, मेजर जो फ्रांस, जापान, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब ने अपनी फंडिंग रोक दी है। किसको, UNRW को, मतलब उसी एजेंसी को, ठीक है। लेकिन इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया ने कहा है कि हमें डीप कंसर्न है कि इजराइल ने ऐसा एलिगेशन लगाया है, ठीक है, वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट इट, पर हमने अपना डोनेशन अभी भी रेगुलर रखा हुआ है। मतलब हमने 5 मिलियन पिछली साल दिया था, ठीक है, फिर हमने 2.5 मिलियन बढ़ा दिया 2023 में उसको दिया, ठीक है, 5 मिलियन 2020 में दिया था, सॉरी, और इसको बढ़ा के, ठीक है, और उसको मतलब उसकी एक जो ट्रेंच है, मतलब उसका जो एक पैकेज है 2.5 मिलियन का, वो 2023 में रिलीज किया, ठीक है। फिर इंडिया इजराइल की टॉक्स चल रही हैं, ठीक है, मतलब हमने फंडिंग नहीं रोकी है, स्टोरी इसकी आर्टिकल की ये है, हमने फंडिंग रोकी नहीं है, हमने बस डीप कंसर्न शो किया है, ठीक है। क्लियर है, फाइन। Next is sports, and this is sports. This is science section which we have completed. So we have completed today's The Hindu. Fine, ठीक है, बहुत एलैबोरेटली कवर किया है, कोई जरूरत नहीं है वापस से पढ़ने की। अगर आपको ग्लैंस ही करना है तो मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जब आप चैनल पे क्लिक करोगे ना तो उसका डिस्क्रिप्शन खुल के आएगा ना कि कितने व्यूज हैं इनके,
यू नो ऑल दैट। उसी पे टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल रखा है, उससे आप ज्वाइन करिए और ये हिंदू पीडीएफ वहीं मैं अपलोड कर दूंगा। बस आपको स्टोरी याद रखनी है मेरी और ये हाईलाइटेड पार्ट पढ़ते जाना है, ठीक है? क्लियर है? पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत इलेबरेटली आपको समझा दिया सारी चीजें। फाइन, ठीक है? फिर कल मिलते हैं नए हिंदू के साथ, नई न्यूज के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी जिसको भी लगना हो वो रख ले, ठीक है? ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, बाय।